पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा 6 और डी में, तो फॉर्मूला बताओ क्या हो सकता है? एक बताओ सही सही। 2n²। चलो पुट करके देखते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 10 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, एफ में 14। अब तुम क्या फॉर्मूला बता रहे हो? 2n²। इसके लिए n तो डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जब फॉर्मूला निकालोगे तो उसमें वैल्यू क्या आएगा? एल आएगा। अब फॉर्मूला बनाओ एल से रिलेटेड, एन से रिलेटेड बनाओगे आंसर नहीं आएगा। फॉर्मूला बनाओ, खुद फॉर्मूला बनाना है। चलो फॉर्मूला हो गया 2l+1। अब l इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला बनाओ 2 इंटू, अब पुट करो वैल्यू l इक्वल टू 0। एस के लिए कितना आ गया वैल्यू? ये 0 और ये 2 आ जाएगा। l इक्वल टू 1 पुट करो, 2 और 1, 2 आ गया, 2 और 1 3, 3 इंटू 2। फॉर्मूला सही है ना? तो फॉर्मूला रटो नहीं, खुद से बनाओ। तो लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। अगर ऑर्बिट में बोलेगा तो 2n², सबसेल में बोलेगा तो तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन सबसेल, फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू 2l+1। लिख लेना इसको। तो ऑर्बिट में बोलेगा तो फॉर्मूला, और सबसेल में बोलेगा तो 4l+2 या 2 इंटू 2l+1। समझ में आ गया ना? नंबर ऑफ सबसेल इन एन ऑर्बिट कितना होगा? लिख लेना नंबर ऑफ सबसेल, फॉर्मूला नहीं रटना है, उसको चीजों को समझो। नंबर ऑफ सबसेल इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर 1 में 1 सबसेल, ऑर्बिट नंबर 2 में 2 सबसेल, 3 में 3, 4 में 4। तो आंसर क्या होगा? n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, इन एन ऑर्बिटल्स, क्या होगा फॉर्मूला? लिखो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल्स, इन एन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स बोले तो दिमाग घर पर रख के आते हैं। बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो अभी कितना बार बताया? लिखो इक्वल टू 2, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में फॉर्मूला आएगा। ऑर्बिटल्स में क्या आएगा? ऑर्बिटल्स सुनते ही दिमाग में क्या बजना चाहिए? बॉक्स। और बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? होता है ना। इन एन ऑर्बिटल्स बोला, एक ऑर्बिट के लिए बोल रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल 2 इंटू 2l+1। सबसेल बोलेगा कि ऑर्बिट बोलेगा कि ऑर्बिटल्स बोलेगा? ये कौन ध्यान रखेगा? समझ में आ गया ना? अगर नंबर ऑफ सबसेल पूछेगा कि नंबर ऑफ सबसेल इन ए ऑर्बिट, तो क्या होगा? n आएगा ना। अब पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स बोले तो बॉक्स, इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट ये हो गया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहां पर सबसेल कौन होता है? कितने ऑर्बिटल्स है? यहां पे सबसेल कौन होता है? कितने ऑर्बिटल्स है?
यहाँ पर सबसेल कौन होता है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे टोटल कितने हो गए? यहाँ पर एक ऑर्बिटल बोले तो बॉक्स, यहाँ पर, यहाँ पे बोले तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट। हाँ तो लिखो, और रटने की जरूरत नहीं है, समझना कि पूछ क्या रहा है और हम बता क्या रहे हैं, और दोनों मैच करना चाहिए, यानी कि पूछ रहा है कुछ और तुम बता कुछ और रहे हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट एन स्क्वायर। अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल मतलब इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, अब सबसेल में बता रहा है, यानी एस में कितना, एक, पी में कितना, और डी में कितना। अब ये ऑर्बिटल्स में नहीं, ऑर्बिट में नहीं पूछ रहा है, अब किसमें पूछ रहा है, सबसेल में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2l प्लस, देखो तो आंसर आ रहा है 2l प्लस 1। L0 पुट करोगे तो 1, L1 पुट करोगे तो, L2 पुट करोगे तो आ रहा है ना। तो आंसर लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन सबसेल 2l प्लस 1। तो देखो तुम क्या करते हो, फॉर्मूला रटते हो, फॉर्मूला रटना नहीं है, पहले जो चीज हम जानते हैं उसको लेके आओ, समझ में आया, और ऑप्शन से क्या कर दो, क्रॉस चेक करवा लो। तो फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत है नहीं है, पहले चीजें समझो क्या पूछा जा रहा है। फॉर्मूला जो है हम बना लेंगे, फॉर्मूले हम बना लेंगे, समझ में आया क्या। सबसेल पूछ रहा है, ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, सबसेल में पूछ रहा है कि ऑर्बिट में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पूछ रहा है कि ऑर्बिटल्स में पूछ रहा है कि सबसेल में पूछ रहा है, समझ में आया क्या। तो इलेक्ट्रॉन्स किस में पूछा जा रहा है, ऑर्बिटल्स किस में पूछा जा रहा है, ये चीजें जानो, समझ में आया क्या। ज्यादा उसमें रटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में अपने आप याद हो जाएगा, कोई डाउट इसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट है 2n स्क्वायर। क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट है 2n स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल्स से, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सबसेल, 2n स्क्वायर प्लस 1। यानी एस में, पी में, डी में पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए ऑर्बिट है n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल 2l प्लस 1। कोई डाउट है। नहीं। अब लिखना एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो बताओ बोहर ने एंगुलर मोमेंटम क्या बताया था, एम वी आर इक्वल टू, ये एंगुलर मोमेंटम है कहां, ऑर्बिट के अंदर। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब नेक्स्ट लिखना एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल्स। अब कहां पूछा जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन और ऑर्बिटल्स में पूछा जा रहा है, ऑर्बिट में नहीं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है h/2 रूट अंडर l इंटू l प्लस 1, और h/2 को h बार भी लिखा जाता है।
तो s में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? s में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्योंकि s के लिए l का वैल्यू क्या होगा? s के लिए l का वैल्यू क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो हम यहाँ दो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो एंगुलर मोमेंटम किसके लिए और एक किसके लिए? ऑर्बिटल्स यानी सबसेल के लिए बातें कर रहा है। समझ में आ गया? तो नीचे लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस सबसेल इलेक्ट्रॉन, एस सबसेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। एस के लिए क्या होगा? जीरो। तुमसे भुलवा के पूछेगा 4s का बताओ, 3s का बताओ। समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं है ना? तो ये मुझे बताओ एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? शेप और सबसेल के बारे में, साथ ही साथ और क्या बताएगा? शेप बताएगा, सबसेल बताएगा। और ऑर्बिट को n इक्वल टू 1 टू l इक्वल टू 0 1 2 3 नोट करके देता है। अब मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? ये पूछा जाएगा क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बोल रहा हूं। अब यहां ध्यान देना, ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 2 है, ऑर्बिट नंबर 3 है। तो ऑर्बिट नंबर 1 में एस होता है, एल का वैल्यू क्या होता है? n इक्वल टू 2 में एस होता है और p होता है, एल का वैल्यू n इक्वल टू 3 में एस पी डी, एल इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n 3 है तो ये क्या आ रहा है, अगर ये 2 है तो ये क्या आ रहा है, और कहां से कहां आ रहा है? 0 से 1, 0 से, और ये केवल 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि l का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? अगर 4 में देखना चाहते हो तो 4 में देख सकते हो, एस पी डी एफ 0 1 2 3, 0 से कहां तक लाई किया? n माइनस। तो द वैल्यू ऑफ l विल डिपेंड अपॉन n। लिखो, हूं नहीं हाँ लिखो फिर से, द वैल्यू ऑफ l will depend upon n, the value of l depend upon l and lie 0 to n minus 1। हो गया ना? लाई बिटवीन 0 टू n माइनस 1। समझ में आया कहां से कहां लाई करेगा? अब हेडिंग डालना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कैसे इसको डिनोट करेंगे? m से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? क्या क्या बताएगा? ये ऑर्बिट बता दिया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट नंबर 2 में है और l इक्वल टू 0 में है। तो ये तो समझ में आ गया कि n इक्वल टू 2 में रहेगा, l इक्वल टू अगर मान लो 1 में ही है। तो ये तो समझ में आ गया कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 2p में है। अब 2p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है कि यहां पर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमता है, px और py, और 2 इलेक्ट्रॉन px में घूमता है, 2 py में 2। तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट या सब सेल। तो लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। 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 आगे लिखना its value depend upon L. 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 लिखना आगे m equal to minus L to L. m equal to minus L to L including 0. minus L to L including 0. अब हम बात करते हैं 1 1। S के लिए L का वैल्यू क्या होता है? तो S में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमेगा? 1। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से। तो 0 का मतलब ये मत सोचना कुछ भी नहीं। 0 उसको एक नंबर देके क्या किया गया है? इंडिकेट किया गया है। जैसे तुम्हारा नाम रख दिया जाए 0, तो तुम इसका मतलब कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा नाम है 0, तो उसको इंडिकेट किया गया है कि 0 1 2 3 4 ये 0 नंबर है। समझ में आया क्या? अगर हम P के लिए बात करें तो L का वैल्यू क्या होता है? तो M का वैल्यू क्या होगा? M का वैल्यू क्या होगा? माइनस L टू L -1। यानी जो हम PX PY PZ बोलते थे उसको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 0 और 1 से। यानी जो हम P में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में जो घूमता है उसको हम PX PY PZ से जो बोलते हैं उसको -1 0 और 1 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 3 नंबर बता देगा कि P में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमेगा और उसका नाम है -1 0 और 1। D में रहने वाला इलेक्ट्रॉन L का वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1। यानी D में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में घूमेगा। कौन कौन? D XY D D D D 5 डायरेक्शन होता है और उसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू किस पे डिपेंड हो रहा है? L पे। और उसका वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? इंक्लूडिंग। तो S में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमेगा? एक बॉक्स एक डायरेक्शन। एक बॉक्स बोले तो एक डायरेक्शन, वही है ऑर्बिटल्स। P में 3 बॉक्स 3 डायरेक्शन और तीन बॉक्स का नाम क्या होगा? यानी जब बॉक्स को रिप्रेजेंट करना होगा कि -1 0 और 1 लिखना होगा तो किसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा? मैग्नेटिक का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L के द्वारा लिखा जाता है, नहीं कि L का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, उसका वैल्यू L पे डिपेंड करता है। तो जो P में रहने वाला 3 बॉक्स है उसको रिप्रेजेंट करना है तो नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 0 और 1। तो ये कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी उसके डायरेक्शन को बता रहा है। यानी बॉक्स बोले तो डायरेक्शन है।
बॉक्स बोले तो ऑर्बिटल्स, बॉक्स बोले तो डायरेक्शन, और उसको नाम लिखने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कौन आएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी बॉक्स का नंबरिंग करना है तो किसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा? मैग्नेटिक। हाँ नहीं खाए क्या? समझ में आया क्या? कोई डाउट इसमें? तो एम क्या इंडिकेट करता है? ओरिएंटेशन या डायरेक्शन। इसमें रहने वाला इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में? पीएक्स में घूमेगा कि पीवाई में घूमेगा कि पी? अब पीएक्स पीवाई पीजेड नहीं बोल के हम नंबर बोलते हैं, -1 0 और डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स, ये नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं? समझ में आ गया ना? आया कि नहीं आया? इसमें लिखना है आगे, टोटल नंबर ऑफ एम वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ एम वैल्यू क्या होगा फॉर्मूला? 2l+1। टोटल नंबर ऑफ एम वैल्यू 2l+1। चेक कर लो, क्रॉस चेक करो। अगर एस के लिए एल इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्या आएगा? 1। यानी इसमें एम का वैल्यू कितना है? 1 है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? 0 से। ये मत सोचना कि 0 मतलब 0, उसको रिप्रेजेंटेशन किया गया 0 से कि तुम 0 हो। समझ में आ गया ना? ये नहीं कि तुम 0 मतलब कुछ भी नहीं हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि 0 दिमाग में ऐसा दो चीजें आता है, 0 मतलब कुछ भी नहीं, और एक बोला गया कि तुम 0 हो, तो इसको बोला गया कि तुम 0 हो। तो अब कितने डायरेक्शन? तुम 0 हो तो डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 1। ये मत सुनना कि डायरेक्शन 0, डायरेक्शन 1, और उसका नाम है 0। अब यहाँ P इक्वल टू L इक्वल टू 1 होता है, तो वैल्यू क्या होगा? 3 डायरेक्शन। तो वैल्यू ऑफ क्या? वैल्यू ऑफ एम यानी ओरिएंटेशन 2l+, लिख लिए क्या? बोलो। है इन क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फ्रॉम इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वो लाइट का हाइड्रोजन है, लिखे तो व्हेन हीटेड। और इसमें बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फ्रॉम इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एटम के अंदर जब जंपिंग होता है या डिक्साइटेशन होता है, तो इसमें जो सोर्स देते हैं वो क्या देते हैं? लाइट देते हैं, रेडिएशन देते हैं, या क्या देते हैं? हीट। हीट देते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड। और आंसर दिया इनिशियल स्पेक्ट्रम, उसको थोड़ी ना एनर्जी लगती है। कौन सा आंसर में क्या दिया? इनिशियल लाइन स्पेक्ट्रम मतलब उसको एनर्जी नहीं लगेगी। तो जब एक्साइटेशन होगा तो उसी में तो डिक्साइटेशन होगा, कि डिक्साइटेशन के लिए अलग से लाना पड़ेगा कोई चीज? तो इसमें वही इसलिए आंसर दिया उसको। डिक्साइटेशन अलग से नहीं करवाया जाता है। जब मैं कई बार बोल चुका हूं कि जब एक्साइटेशन होगा तभी डिक्साइटेशन होगा। आगे लिखना, अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के बारे में मालूम चल गया, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो पीएक्स पीवाई या पीजेड में घूम रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है, जिसे सोलर सिस्टम में। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज घूमेगा ना दूसरा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4th वन क्वांटम नंबर आया, क्या है वो?
तो उसमें लिखना स्पिन क्वांटम नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है उसका वैल्यू पहले समझ लो। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये s लिखा जाता है s इक्वल टू +1/2, और ये इसको लिखा जाता है s इक्वल टू, यानी क्लॉकवाइज को अपवर्ड एरो और +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड एरो -1/2। पी को कैसे लिखते हैं? इसका मतलब ये हुआ है, पी को भी ऐसा ही लिखेंगे। इसको s इक्वल टू +1/2, इसको s इक्वल टू s इक्वल टू, इसका मतलब ये, हाँ सारे क्लॉकवाइज के वैल्यू +1/2 है, सारे एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो s का वैल्यू है ना तो n पे डिपेंड कर रहा है ना तो m पे। समझ में आया क्या? ये हम जो क्लॉकवाइज है, चाहे वो 1s का क्लॉक हो, चाहे वो 3s का क्लॉक हो, चाहे 2p का क्लॉक हो, क्लॉक को एक ही नाम दिया गया है, क्लॉक को अपवर्ड एरो और s इक्वल टू, चाहे वो कहीं का क्लॉक हो। अब कहीं का हो तो कहीं के लिए दूसरा नंबर है हमारे पास, क्या? n इक्वल टू 4 का है तो लिखना पड़ेगा ना 4 है, तो बाकी के लिए 3 है हमारे पास कि o ऑर्बिट नंबर 4 का है, l इक्वल टू 1 का है यानी p का है, और इसमें m इक्वल टू 0 का है, 0 बोले तो और s इक्वल टू +1/2 है, मतलब है क्लॉकवाइज है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट वो कहाँ का है ये सब तीनों बता देगा। तो क्लॉकवाइज को अपवर्ड एरो और +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड एरो -1/2। दैट मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो लिखना पहला पॉइंट, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू इंडिकेट, स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट, स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ स्पिन, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, डायरेक्शन ऑफ किसमें? डायरेक्शन और ओरिएंटेशन एक ही है। तो फिर एम भी करता है, एम भी डायरेक्शन, एम जो डायरेक्शन देता है। अब ये मान लो ऐसा है, ऐसा समझो, मान लो इलेक्ट्रॉन px में है और कैसे घूम रहा है? px में। तो मान लो px ऐसे ऐसे डंबल बना के घूम रहा है, px में घूम रहा है, ये मान लेते हैं px है। अब घूमते घूमते वो अपने एक्सिस पे भी घूमेगा। अब जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो घूमना उसका ओरिएंटेशन मतलब मैग्नेटिक बताएगा, और अपने एक्सिस पे घूमना वो स्पिन बताएगा। तो डायरेक्शन का नॉर्मल मीनिंग होता है, ओरिएंटेशन का नॉर्मल मीनिंग होता है डायरेक्शन, लेकिन अपने एक्सिस पे घूमना स्पिन कहलाएगा, और पूरे सेंटर को घूमना मैग्नेटिक कहलाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मत सोचना कि डायरेक्शन वहां डायरेक्शन बोले वहां ओरिएंटेशन बोल रहे हैं। डायरेक्शन और ओरिएंटेशन का मीनिंग एक ही होता है। अपने एक्सिस पे घूमेगा तो स्पिन ओरिएंटेशन बोलो या स्पिन डायरेक्शन बोलो, और जब वो सेंटर को घूमेगा तो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बोलो या मैग्नेटिक डायरेक्शन बोलो, एक ही बात। तो स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट द स्पिन या सॉरी द ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ स्पिन, यानी ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे घूम।
अगर ऐसे से घूम रहा है तो ये सेंटर के चारों तरफ घूमना मैग्नेटिक बताएगा और इसको घूमना स्पिन बताएगा। आगे लिखना, क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट अपवर्ड एरो, अपवर्ड एरो ऐसे रिप्रेजेंट एज अपवर्ड एरो, रिप्रेजेंट एज अपवर्ड एरो एंड s इक्वल टू +1/2 एंड s इक्वल टू +1/2 एंड s इक्वल टू +1/2। आगे लिखना, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रिप्रेजेंटेड इस एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड s इक्वल टू -1/2। समझ में आ गया? अब आगे, अगर वो स्पिन करेगा तो उसमें भी क्या आएगा? मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम कब कब आएगा? जब मास और वेलोसिटी होगा। तो जब ऐसे घूम रहा है तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर के। और जब अपने अकॉर्डिंग घूम रहा है ये ऐसे ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे? तो अपने एक्सिस के लॉन्ग घूमेगा तो उसको एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे, और इस सेंटर के लॉन्ग घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे नॉर्मली, और अपने एक्सिस के लॉन्ग घूमेगा तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो एक हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला ऑर्बिट के लिए, और एक निकाला हमने ऑर्बिटल्स के लिए, और एक निकालेंगे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी जो स्पिन हो रहा है ऐसे ऐसे, उसके वजह से जो इसमें मोमेंटम आ रहा है उसका क्या होगा। तो लिखना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसका जो वैल्यू हो जाएगा h/2π√s इंटू s+1 s प्लस। अब आगे ध्यान देना, s का जो वैल्यू लेना है वो टोटल स्पिन लेना है। अब ध्यान देना कैसे निकालेंगे, यहां ध्यान देना सब। मान लो हमसे पूछा गया कि 3s2 का स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो यहां 3 से तो कोई लेना देना। अब यहां पर 3s है और ये s, ये मत सोचना ये s है, ये स्पिन है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पिन बताओ और इसका स्पिन बताओ। अब हमें जो यहाँ स्पिन का वैल्यू पुट करना है वो टोटल स्पिन लेना है, तो +1/2 और -1/2 क्या आ गया? तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि स्पिन कैसे लोगे। बाय द वे ध्यान देना, आगे ध्यान देना, अगर मान लो यहां पर 2p4 है, 2p4 है, अब कैसे लेंगे टोटल स्पिन? तो पहले तुम क्या कर लोगे, इसको 1 2 3, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इससे तो एक कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2, तो यहां टोटल स्पिन 1, यानी यहां s का वैल्यू 1 पुट करोगे। ये लेने आ गया कैसे? वैल्यू कैसे लिया जाएगा? यानी कुल मिला के एक बॉक्स में 2 आएगा, उसका वैल्यू नहीं लेना है। जहां पेयर्ड होगा नहीं लेना, जहां अनपेयर्ड होगा
क्योंकि पेयर्ड में एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्योंकि जब डायरेक्शन लेंगे तो अगर इसका वैल्यू 10 आया तो इसका वैल्यू -10 आया, वो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल। हाँ, 0 होगा। यानी जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहीं पर आएगा वैल्यू, जहां पेयर्ड है वहां नहीं आएगा। इसलिए तो पूछा जाता है कि पैरामैग्नेटिक कौन है। पैरामैग्नेटिक में स्पिन होता है, इसीलिए वो मैग्नेट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और इसमें स्पिन नहीं होता तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब जहां अनपेयर्ड है वहीं स्पिन निकलेगा, वहीं पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा। जहां पेयर्ड है वहां नहीं आएगा। और वो अनपेयर्ड होगा पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक होगा। जहां पर अनपेयर्ड होगा उसका पैरामैग्नेटिक होगा, यानी वहां स्पिन आएगा। स्पिन आने का मतलब उसमें मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट। क्या क्या समझे, ये स्पिन निकालने आ गया। तो मुझे बताओ 3D4 में स्पिन कितना, एस का वैल्यू क्या आएगा, 3D4 में इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। निकाल लोगे ना, 1 2 3 4 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 सबको सम कर देना है। 4 के 4 अनपेयर्ड है तो ऐसे भी ले सकते हो, 4 अनपेयर्ड या टोटल स्पिन निकालना है तो अनपेयर्ड निकाल दो, उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है ना। लिख लो टोटल स्पिन इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू 1/2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू 1/2 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू 1/2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू 1/2 मतलब वही हुआ ना। यानी जहां पेयर्ड है वहां क्या है, 0 है। क्लियर हो गया बातें। चलो, तो अभी तक हमने क्वांटम नंबर पढ़ा। तो क्वांटम नंबर में किस ऑर्बिट में है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा, किस सबसेल में है उसके लिए क्या आएगा, एल आएगा, उसका डायरेक्शन कैसा है, एम आएगा, स्पिन कैसा है, एस आएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 क्वांटम नंबर एनफ है। समझ में आ गया। अब यहां से हम बातें करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। क्या पढ़ाया तो भी था। तो अब यहां से बोर्ड क्या जानता था कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281, और आज के टाइम में हम क्या निकालते हैं, यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन में हम ये बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस में, और 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो अब हम जो कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद जो हम इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करते हैं, ठीक है, ये फिलअप किसके रूल के अकॉर्डिंग होता है, ये 3 रूल आएगा यहाँ पे। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना और रूल को भरना, और थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग होता है। स्टेटमेंट आसान है लेकिन कौन किसने बोला ये चीजें कंफ्यूजन में डालता है तुम्हें। कौन सा रूल वायलेट हुआ ये समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए 3 रूल पढ़ाएंगे और तीनों को ध्यान से देखना आता है। हेडिंग डालना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वॉल्यूम बनाने के बाद तुरंत अवस्थी बनाओ। समझ में आया क्या, हाँ। एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इसमें मास और वेलोसिटी है तो मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, m इंटू वी। तो लीनियर मोशन जब जाएगा तो लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। जब यही ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलने लगेगा तो क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, एंगुलर नाम आ जाएगा। अब यही घूमते घूमते नाचेगा ऐसे,
नाचते नाचते घूम रहा है। तो नाचते नाचते घूमेगा तो ये जो नाचेगा उसके वजह से एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, और जो स्पिन के वजह से आएगा तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर किस सबसेल में है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एंगुलर मोमेंटम किस सबसेल में, एस में है कि पी में है कि डी में है, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल्स है। और एक एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट में है, और एक एंगुलर मोमेंटम स्पिन के वजह से, नाचने के वजह से उसके। बोर कब का चला गया है? आए तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए पार्टिकल एज वेल एज मान के चलते हैं ऐसा, और उसमें घूम मत जाना कि इसमें कहाँ कहाँ आ रहा है। तो हेडिंग डाल ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखना इसमें, पहला लिखना अबाउ प्रिंसिपल, पहला लिखना अबाउ प्रिंसिपल। मैं तीनों एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके बाद तुम लिखोगे, ध्यान से सुनना। क्या? हाँ, ध्यान से सुनो सारे स्टेटमेंट। इस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन का भरना मतलब किसको फिलअप करेंगे, भरने के बाद उसमें कैसे क्लॉक 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 एंटी 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 भरते हैं। तो सबसे पहला जो रूल आया वो अबाउ का है। ध्यान से सुनना, ये आसान है लेकिन स्टेटमेंट में भूलवाता है। तो पहला हमारा अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल का ही दिया हुआ है N+L रूल। अकॉर्डिंग टू N+L रूल, जिसका N+L का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, और अगर एनर्जी कम होगा तो उसको हम फील फर्स्ट। अगर N+L, बात मत करो, N+L का वैल्यू सेम आ गया तो जिसका N कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा। अब ध्यान देना, यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले किसको फिलअप करते हैं, 2s 2p 3s 3p 4s 3d होता है ना। अब सबसे पहले हम N+L निकाल रहे हैं। इसका N कितना है 1, L कितना है, तो N+L कितना होगा, इसका N+L कितना होगा, N2 है, और L कितना है, इसका N+L कितना होगा, 2 + 1 कितना आ गया, इसका N+L कितना होगा, 3 + 0। अब ध्यान दो इधर, इसका N+L ज्यादा है इसलिए बाद में फिलअप होगा, मतलब इसका एनर्जी, जिसका N+L कम उसका एनर्जी कम, यानी जिसका N+L ज्यादा उसका एनर्जी, और उसको क्या करेंगे, बाद में फिल करेंगे। समझ में आया क्या? अब इस दोनों में से इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसको बाद में फिलअप करेंगे, क्योंकि जिसका एनर्जी कम होता है उसको हम फिलअप है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहता है, लोअर में। रहेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम, और कम एनर्जी हुआ तो स्टेबिलिटी क्या होगा,
लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ रहना चाहेंगे, इसीलिए जिसका पहले एनर्जी कम होता है उसको पहले भरा जाता है। तो हमें कैसे आइडिया लगेगा कि किसका एनर्जी कम है, हमारे लिए n+l रूल है, n+l जिसका वैल्यू कम आएगा उसको हम पहले भरेंगे। अब यहाँ n+l क्या हो गया, तो सेम आ जाएगा तो क्या करेंगे, n मैच करवाएंगे, जिसका n कम उसका एनर्जी, इसका एनर्जी। अब 3p में n+l क्या आएगा 4, तो इसका एनर्जी ज्यादा है। अब 4s में 4s में क्या आएगा, तो 4s 4 आ गया, तो इसका n ज्यादा तो एनर्जी। अब 3 और d में 3 और 2, तो इसमें किसका एनर्जी ज्यादा है, तो तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 4s को पहले और 3d को बाद में क्यों भरा जाता है, तो क्या बोलोगे, उसका n+l वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो n+l ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी इसलिए हम बाद में फिलअप करते हैं। क्लियर हो गया, तो n+l जिसका कम होगा उसका एनर्जी, उसको हम पहले, अगर n+l सेम आ गया तो किसका एनर्जी कम होगा, इसका n कम होगा। तो n+l रूल किसने बताया, अबाउ ने क्या बताया, किसको पहले भरा जाए, किसको, दिमाग में रखोगे ना। अब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है। अगर हाइड्रोजन के लिए केवल बोला जाए तो हाइड्रोजन के लिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, हालांकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन पूछा जाए तब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, बाकी के लिए मत बोल देना। 4s 4p 4d 4f ये किसके लिए वैलिड है, केवल हाइड्रोजन के लिए, और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स यानी सबको छोड़ के। हाँ, हाइड्रोजन में क्या होता है 1s1 होता है, मतलब ये जब पूछ लिया जाए तो याद रखना इसको n+l रूल, यानी हाइड्रोजन के लिए n+l रूल हम अप्लाई, n+l रूल हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सबके लिए अप्लाई करते हैं। अभी मत बोलना हाइड्रोजन के लिए क्यों नहीं करते, इसलिए कि इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, भरने के लिए तो 1s भरेंगे, लेकिन इसमें n+l वैलिड ऐसा सर्च करके देखा गया है। समझ में आया क्या, तो जब अबाउ ने सर्च किया तो देखा कि हमारा जो n+l रूल है वो हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सबके लिए वैलिड है। अब ये मत बोला कि सर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी क्यों काम किसी काम का है, तो वो हमने अभी तक बोहर में क्या पढ़ते आ रहे थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के लिए चौथे ऑर्बिट का रेडियस निकालो, तो उसमें ऑर्बिट इनफाइनाइट होता है, इमेजिनरी है वो, ऑर्बिट कितना होगा इनफाइनाइट, चाहे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट नंबर 1 में ही क्यों ना रहे। अब सोडियम के लिए केवल ऑर्बिट 3 नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स केवल 3 ऑर्बिट में रहते हैं, लेकिन ऑर्बिट कितना होगा, हमारे पास घर इनफाइनाइट है लेकिन हम केवल 3 घर में रहते हैं। मीनिंग समझ में आया क्या हुआ, इसके पास घर इनफाइनाइट है लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स केवल, ये n+l रूल समझ में आ गया। अब ध्यान देना, n+l रूल किसने दिया, क्या बोला अबाउ ने, लोअर एनर्जी विल फिल, समझ में आ गया ना, कोई डाउट है। अब नेक्स्ट है हंस रूल। अब ध्यान देना, मान लो हमने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन निकाला 1s2 2s2 2p3। अब ये हमने कॉन्फ़िगरेशन तो इसके अकॉर्डिंग निकाल दिया, क्योंकि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का रहना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बता दिया था कि इसमें इतना रहेगा। अब इसके अंदर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक
ये किसने बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? अब यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स का हम फिलअप करना, यहां पे ध्यान देना। कैसे फिलअप करते हैं? क्लॉक क्लॉक क्लॉक। क्या हम ऐसे नहीं फिलअप कर सकते क्या? क्लॉक एंटी या क्लॉक? क्या हम ऐसे नहीं फिलअप कर सकते क्या? क्लॉक क्लॉक क्लॉक। तो ये फिलअप करने का किसने किसने बताया? हंस ने बोला कि पहले आप हाफ फील्ड बनाओ, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 1 1 तीनों को दो, हाफ फील्ड बनाने के बाद तब उसको फुल फील्ड की तरफ लेके जाओ। यानी P3 है, अगर P4 है तो पहले आप 1 2 3 फिर 4 भरो। ऐसा करने से इसमें स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम ऐसे भर दिए 1 2 3 4 तो इससे इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए हम ऐसे भरना गलत है, ऐसे भरना सही है। तो हंस ने ऑर्बिटल्स के अंदर, बॉक्स के अंदर भरने का तरीका बताया कि क्या तरीके हैं उसके। तो हंस ने बोला कि पहले एक 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 सबको दो, जैसे D5 है तो D5 में हम कैसे भरते हैं? 1 1 1 सबको देते हैं, 1 2 3 4 5। तब हम अगर 6 देना है तो यहां देते हैं ना। ऐसा क्यों? क्योंकि हंस ने बोला था। क्योंकि अगर 1 1 1 सबको देंगे, अब यहां एनर्जी सबका क्या है? यहां एनर्जी इक्वल है, Px Py और Pz का एनर्जी क्या है? इनमें एनर्जी अलग अलग नहीं है। Px का एनर्जी, Py का एनर्जी और Pz का एनर्जी इक्वल है। इसीलिए एक को दे दोगे एक को नहीं दोगे झगड़ा करने लगेगा। 3 मान लो भाई है, तीनों का एनर्जी क्या है? इक्वल है। एक को दे दो और दूसरे को नहीं दो तो फिर तो फाइटिंग हो जाएगा। तो इसलिए तीनों का एनर्जी इक्वल है तो पहले एक 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 दो हाफ फील्ड बनाओ, इससे उसका स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। तो ये पहले हाफ फील्ड बनाओ उसके बाद भरो। ये किसने बताया? हंस ने बताया। समझ में आ गया? अब ध्यान देना। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भरने के लिए हंस ने बताया कि पहले हाफ फील्ड बनाओ, फिर अब मान लो यहां पर P4 है, अब P4 है तो 1 2 3, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन हो कहां देंगे? यहां। तो यहां हम दे देंगे ऐसे, हंस के अकॉर्डिंग। यही पर तुम्हें समझने में प्रॉब्लम हो जाता है। हंस के अकॉर्डिंग कर देंगे। हंस सही बोल रहा है, हंस को एंटी क्लॉक के बारे में नहीं बोल रहा था, वो बोला पहले हाफ फील्ड बना लो कैसे भी। लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन दोगे वो ऐसे दोगे कि ऐसे दोगे, ये इसको मालूम है? नहीं था। तो पूछा जाएगा कि यहां पर ये ऐसे दे दिया, कौन सा रूल फेल हो गया? तो इसमें ये मत बोल देना कि हंस फेल हो गया, हंस सही है, इसमें पॉली फेल हुआ। अब ध्यान देना, जो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज भरते हो वो पॉली बता रहा है, यानी पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। वो ये बता रहा है कि जो तुम यहां पर P4 में 4 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो 1 2 3, ये 1 2 3 भरने के लिए किसने बताया? हंस ने बताया। जो 4th वन इलेक्ट्रॉन जो तुम भर रहे हो, अगर ये ऐसे भरोगे तो गलत होगा। क्यों? तो पॉली ने ये बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर मैच नहीं करेगा, 3 मैच कर जाए चलेगा, एटलीस्ट 1 डिफरेंट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पॉली कोई भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम सेट मैच नहीं करना चाहिए। अगर यहां पर तुम क्लॉकवाइज लिख देते हो और मान लो ये 2p3 है, 2p4 लिख दिया हमने, तो अगर हम क्वांटम नंबर लिखना चाहते हैं तो n का वैल्यू क्या होगा? इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा? 2।
अब ये 2p है तो ये L का वैल्यू क्या होगा, 0 -1 0 और 1 होगा ना L का वैल्यू। नहीं सर, वो n का वैल्यू है। हाँ M का वैल्यू है। अच्छा ये L का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि P में है, और M का वैल्यू क्या होगा, -1 और ये क्या होगा, M क्या होगा, होगा ना। S क्या होगा, चारों क्या हो गया। और उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि चारों क्वांटम सेट मैच, तो ये तो सब मैच करना ही करना है। तो इसका मतलब यही निकला ना कि चौथा वाला मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज नहीं है। और ऐसा उसने सर्च करके देखा था, सही में निकला कि एक बॉक्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक क्लॉक है तो दूसरा पहला क्या है, पहला क्लॉक है कि एंटी है, वो हमें ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी राइट है, लेकिन दोनों क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका प्रिंसिपल को चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो अगर एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसके अंदर केवल यही एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो दोनों को डिफरेंशिएट करता है। तो उसने बोला कि हो ना हो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और इसलिए क्या लिखा जाता है, तो ये डिफरेंट आ गया। तो एक बॉक्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का रहना, दो रहना ये मान लेते हैं कि हर्ट्ज के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक क्लॉकवाइज का रहना और एक एंटी क्लॉकवाइज रहना ये पॉली के अकॉर्डिंग है। समझ में आ गया। तो वही अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि किस रूल को वायलेट कर रहा है, तो ये मत बोल देना कि हर्ट्ज को वायलेट कर रहा है, ये पॉली को वायलेट कर रहा है। कोई डाउट है, क्योंकि इस पे तुम्हें बहुत तरह का क्वेश्चन घुमाया जाता है, तुम घूम जाओगे उसी में और घूमोगे भी। तो हंस ने क्या बोला, हंस भरने के तरीके बताए, क्लॉक और एंटी क्लॉक के बारे में नहीं बताया। उसने बताया कि एक एक दो, कैसे भी दो, एक एक दो, पहले आधा भर दो फिर आधा भरो, आधा भरो फिर आधा भरो है तो। लेकिन जब आधा दूसरा बार भरने चलोगे तो कैसे भरो वो उसकी जानकारी, तो उसकी जानकारी किसने दिया, उसने बोला कि आधा भरो तो सही, ठीक ठीक भरो, मतलब क्लॉक क्लॉक भरो, और जब क्लॉक भरो चाहे एंटी भरो, लेकिन आधा भरो, चाहे क्लॉक या एंटी कैसे ही भरो लेकिन आधा भरो। लेकिन जब दूसरा भरो तो एक अगर क्लॉक भरे हो तो दूसरा एंटी भरो, ये बताया पॉली ने, क्योंकि उसका चार क्वांटम सेट मैच नहीं होना चाहिए। तो पॉली ने क्या बताया, 4 क्वांटम सेट आर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट मैच टू ईच अदर, चारों नहीं मैच करेगा, मैक्सिमम 3 मैच कर जाएगा, 4th वन मैच। समझ में आ गया क्या, तुम लोग सोच रहे हो कि ये आसान है, ऐसा स्टेटमेंट घुमाता है, एडवांस में पूछता है, डीजे एडवांस में क्वेश्चन पूछता है, समझ में नहीं आता है कौन सा रूल फेल हो गया है। एक ही क्वेश्चन अवस्थी में भी है, कौन सा रूल फेल हो गया समझ में नहीं आता है, क्या बाहु फेल हुआ है कि हंस फेल हो गया है कि पॉली फेल हो गया है। तो क्लियर अगर ध्यान में रखोगे तब समझ में आ जाएगा कि कौन क्या फेल हुआ है। हंस ने क्या बोला, केवल भर आधा भरो फिर आधा भरो, लेकिन उसके क्लॉक भरो कि एंटी भरो ये पॉली ने बताया है। समझ में आ गया, तो क्लियर हो गया बातें। n+a रूल किसने दिया, पॉली ने क्या बताया, 4 क्वांटम सेट मैच ये ऑप्शन में मिलेगा, और भरने का तरीका। और हंस ने क्या बताया, क्या बताया, पहले आधा भरो फिर आधा भरो। समझ में आ गया, ये आधा 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 पूरा हो गया ना। तो अब क्या करो, वॉल्यूम निकालो। अच्छा ये जो ट्रिक दिया हुआ है ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ट्रिक किया है ना, तुम लोग अच्छे से जानते भी हो।
तो अब क्या करो, वॉल्यूम निकालो और उसका हंड्स तक लिखो, अभी का अभी लिखो उसको, क्योंकि आज के बैच में सब हो चुका है। एक लेक्चर में इतना जो पढ़ाया ना, उतना बैच 1 को एक लेक्चर में पढ़ाया हूँ। सोचो कितना फास्ट पढ़ाया होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना तुम अभी पढ़ाया लिखने तक, और जहां से पढ़ाया बैच 1 को, एम को, पीसीएम को, एक लेक्चर में पढ़ाया उतना, और लिख भी लिए हो, तो तुम भी लोग भी लिखो।